पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक और क्वांटम संख्या के बारे में अध्ययन किया था। क्वांटम संख्या के साथ साथ हमने नियम के बारे में भी जाना था, जिसको ऑफ-बो नियम कहते हैं या ऑफ-बो सिद्धांत कहते हैं। ऑफ-बो मित्रों, ऑफ-बो सिद्धांत क्या होता है? हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के परमाणुओं में कक्षक होते हैं और उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करते रहते हैं। सबने देखा, सबने जाना। अब उन कक्षकों की स्थिति और उनमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं, इस चीज के बारे में जो है बात क्या, इस चीज के बारे में सिद्धांत, इस बात के बारे में जो सिद्धांत है सर्वप्रथम ऑफ-बो नामक वैज्ञानिक ने किए। ठीक है, ऑफ-बो ने ये बात सुझाई कि तत्वों में जो है इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के रूप में होता है। बढ़ती हुई ऊर्जा के रूप में क्या मतलब है? बढ़ती हुई ऊर्जा के रूप में का मतलब है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में जाएंगे, फिर उससे अधिक ऊर्जा वाले में जाएंगे, फिर उससे अधिक ऊर्जा में जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाएंगे, फिर उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो उससे अधिक ऊर्जा वाले में जाएगा, वो उससे अधिक में जाएगा, वो उससे अधिक में जाएगा। समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑफ-बो सिद्धांत में पोटेंशियल हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम जो है उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा कक्षकों के आधार पर ऊर्जा के कक्षकों के ठीक है, अर्थात बढ़ती हुई का मतलब पहले कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। अब इसी बात को हम आगे ले जाते हुए अगला सिद्धांत हम पढ़ेंगे और उस सिद्धांत का नाम है आपका पाउली का अपवर्तन सिद्धांत। पाउली का अपवर्तन, ठीक है, बाउली नहीं है, बाउली मत समझना, पाउली, ठीक है, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत, ठीक है, PAULIS, पाउली, ठीक है, या पाउली प्रिंसिपल। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत हमें इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है और उनकी क्वांटम संख्या क्या है, इन दोनों के बारे में जानकारी देता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपको एक बात सीधी याद रखनी है, पाउली नामक वैज्ञानिक ने 1925 में, अब 1925 में इस सिद्धांत को सामने लगाया, प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत में इसमें मैं आपको सीधी भाषा में बताऊं तो एक बात बताई थी, और उसने ये बात बताई थी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता। ठीक है, दोबारा समझिए, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है, चारों क्वांटम संख्या कौन सी हो गई? दोबारा देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल m, एजीमुथल या दिग्दर्शी क्वांटम संख्या स्मॉल m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m और चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या स्मॉल l। l, m और s, इन चारों के मान किसी भी पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये इसकी मेन बात है। और इस बात से ये समझ में आता है कि अगर इनके मान अलग अलग होंगे प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ए है और एक के लिए बी है, तो इसके लिए चारों का मान अलग होगा और इसके लिए भी चारों का मान अलग होगा। ठीक है, चारों का मान अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन का अगर इसकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान अलग है और इसके लिए अलग है, तो जब
दर्शाएंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, जब किसी दो व्यक्तियों का पता अलग अलग है तो क्या वो एक ही घर में रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका पता अलग अलग है तो उनके रहने की जगह भी क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार अगर उनकी मुख्य क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं है तो उनका चक्रीय गति और कक्षीय गति भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस आधार पर, इस कोटेशन के आधार पर इसने बताया कि किसी भी कक्षक में, ठीक है, किसी भी कक्षक में, ठीक है, कक्षक कैसा होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं, एक ही कक्षक में या एक कक्षक में यदि दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यदि दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है, समांतर नहीं। समांतर समझने की कोशिश करेंगे। ये नाभिक के इसके चारों मान लीजिए कक्षक के, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही दिशा में नहीं घूमेंगे, एक इधर दक्षिणावर्त घूमेगा तो एक वामावर्त घूमेगा। पढ़ा है ना आपने, दो प्रकार की गति होती है चक्रीय गति में, एक तो होती है क्लॉकवाइज, जैसे अपनी क्लॉक में घूमती है, ठीक है, इस तरीके से घूमती है तो इसको आड़ा रख देंगे तो क्यों घूमेगा, ये तो गई क्लॉकवाइज। और एक होती है घड़ी के सेकंड की सुई के घूमने की विपरीत दिशा, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, यानी दोनों समांतर गति नहीं दर्शा करके एक दूसरे के कैसी गति दर्शाएंगे, विपरीत गति दर्शाएंगे। तभी तो याद करो मैंने आपको बताया था एस का मान या तो +½ होगा या फिर -½ होता है, क्योंकि अगर समांतर दर्शाएंगे तो दोनों का +½ हो जाएगा, और अगर -½ तो दोनों का भी -½ होगा, क्या हो जाएगा, + हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक का क्या होगा, इस दिशा में हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा, इस दिशा में गति होगी। अर्थात दो इलेक्ट्रॉन अगर किसी कक्षक में है तो वो एक जैसी गति, एक जैसा व्यवहार नहीं दर्शाते, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अर्थात वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। अब इसके अनुप्रयोग, इस बात से हमें फायदा क्या मिला, तो इस बात से हमें ये फायदा मिल गया, याद करो, एक तो किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो एक अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा उसकी विपरीत दिशा में घूमेगा, तो इस वाले का जो आघूर्ण है वो उसके विपरीत दिशा वाला आघूर्ण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी अलग अलग लिख सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में है और कोई 4s में है तो हम 3s को 3s के साथ और 4s को 4s के साथ लिख सकते हैं। तो याद रखना, पाउली का अपवर्जन यही कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी एक ही कक्षकों में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होता। अर्थात यदि किसी एक ही कक्षक में, अलग अलग कक्षक की बात नहीं कर रहे, किसी की बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई नाभिक है, इसके चारों में कक्षक, ठीक है, इस वाले और इस वाले का तो हो सकता है, लेकिन इसकी बात करें पर्टिकुलर एक ही ऑर्बिटल में एक किसी कक्षक, एक ही कक्षक में गति कर रहे दो इलेक्ट्रॉनों का जो है चक्रण क्वांटम संख्या, ये चारों क्वांटम संख्याओं का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, और उनकी जो गति है वो भी कैसी होगी, चक्रण कैसा होगा, चक्रीय गति एक दूसरे के विपरीत होगी। एक अगर ऐसे चक्रीय गति कर रहा है तो दूसरा ऐसा करेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका मुंडका बाहुलता का नियम। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मुंडका बहुलकता का नियम, ठीक है, क्या हो गया पेज में, हाँ जी, मुंडका बाहुलता का नियम।
बाहुलता का, इसको हुंड का नियम भी कहते हैं, हुंड का बाहुलता का नियम भी कहते हैं। अच्छा नियम है, याद रखने योग्य नियम है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हुंड का बाहुलता का नियम, इसका एक और दूसरा नाम है हुंड का, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, हुंड का अधिकता वाला या अधिकता बाहुलता, हुंड का अधिकता बाहुलता नियम। ये नियम क्या कहता है, इस नियम को पढ़ने से पहले पिछले लेक्चर में थोड़ी सी पॉइंट को उठाते हैं। अपन पिछले अध्ययन किया था पी कक्षक के बारे में, ठीक है। पी कक्षक में आपको पता है कि 3 प्रकार के पी कक्षकों का अध्ययन किया था हमने। सबसे पहले एक्स अक्ष के अनुदेश पी एक्स, पी वाई और पी जेड किया था, ठीक है। अब ये तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जेड पी कक्षक के ही प्रकार है, अर्थात इन तीनों की ऊर्जाएं कैसी है, समान है। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को 3 इलेक्ट्रॉनों का मैं पी कक्षक में भेजूंगा तो इंडिविजुअली वो पी कक्षक के अंदर किसमें जाएंगे, पी एक्स में, पी वाई में और पी जेड में। समझ में आ रही बात। जैसे मैं बताऊं आपको 4 इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं, ठीक है, यानी कि 3p में 4 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आप पूछोगे सर 3p में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3p 3 प्रकार का होता है, 3px, 3py और 3pz। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, इसमें भरे 2 इसमें भरे, ये खाली रह जाएगा, 1 इसमें भरे, 2 इसमें भरे और 1 इसमें भरे, तो ये 2 जाएंगे, या फिर 2 इसमें भरे, 1 इसमें भरे, 1 इसमें भरे। समझ में आ रही बात। तो इसी कंफ्यूजन को क्लियर करा था किसने, हुंड ने। हुंड ने ये बताया था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ में आ जाएगा। हुंड ने बताया था कि यदि समान ऊर्जा वाले कक्षक जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरे जाएंगे और उसके बाद दोबारा उनका युग्मन किया जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन कम संख्या में भरे जाएंगे तो पहले वाले कक्षकों में भरे जाएंगे और बाद वाले कक्षकों को रिक्त छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण समझाऊंगा मैं, उदाहरण से बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में बच्चों सबसे पहले मैं कार्बन का उदाहरण लेता हूँ। ये कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। अब 6 कार्बन जो है, 6 कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p2, 2, 2, 4, 2, 6। समझ में आ रही है। अब इन दोनों की बात को छोड़ो, ये दोनों तो फिक्स है। अब हुंड के बाहुलता के नियम से ये कहता है कि पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम थोड़ा डीप जाते हैं, थोड़ा पी कक्षक को खोलते हैं तो पी कक्षक होता है 2px, 2py और 2pz, ठीक है। जैसे पी कक्षक का ब्रैकेट किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार 1, 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। तो ये 2p कक्षक है और ये 2px है, ये 2py है और ये 2p। समझ में आ रही है बात। अब देखिए कैसे भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे नहीं भरेंगे कि दोनों के दोनों इसमें भर दिए और इनको खाली छोड़ दिया, ये गलत है। ये कैसा है बच्चों, गलत है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले अगर आप चाय बनाते हो और कैंडिडेट आपको पता नहीं है कि कितनी किसके बट में कितनी आएगी, फॉर एग्जांपल, तो पहले आप सबको एक एक बार दोगे, उसके बाद अगर चाय बचती है तो आप जिनको एक एक बार दे चुके हो उनको डबल बार देना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो इसी प्रकार हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है पहले हम एक एक भरेंगे, ठीक है, और एक एक भरेंगे, तो उसके बाद अगर खाली रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर भर गया तो फिर उसको हम पेयर्ड में बनाना या युग्मन करना उसका स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे देखिए ये कार्बन है, कार्बन में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2p2, ये भी सही है। लेकिन अगर हुंड के बाहुलता का नियम का उपयोग करूं और मैं आपसे पूछूं कि पी कक्षक जो है कार्बन का, इसको खोल के भर के बताइए मुझे, यानी कि मैं इसको बना दूं 1s2, 2s2, अब 2p खोलूं मैं तो 2p 3 प्रकार का होता है, 2px, 2py और 2pz। समझ में आ रही है, इसको खोल दिया मैंने, ठीक है।
है। अब सवाल ये है कि हमारे पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कक्षक है 3, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2px, ये हो गया आपका 2py और ये हो गया आपका 2pz। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक बार चाय दोगे, पहले एक कप इसको दी और एक कप इसको दी। अब चाय बची नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, अब जो रह गया वो रह गया, हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, दोबारा चाय नहीं बनेगी, दोबारा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं, जितने ये फिक्स है। तो इसका मतलब 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2pz में 0, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, सॉरी 2pz0, क्योंकि 2 है ना, तो 2 में से एक तो px में आ गया और एक py में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार कार्बन के बाद मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन में कितना होता है? ऑक्सीजन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है आपका 8, क्या होता है 8। अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको बताऊं तो 1s2 2s2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन और बचे तो वो आ गए 2p4, ठीक है। ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब इस 2p4 में जो है समान ऊर्जा के 3 कक्षक हैं, कौन कौन से हैं? 2px 2py और 2pz, यानी कि मैं यहाँ पर डिब्बा बना देता हूँ, ये है आपका 2px, ये है आपका 2py और ये है आपका 2pz। अपने पास इलेक्ट्रॉन p कक्षक में 2p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को जब हम समान ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेंगे तो किस प्रकार भरेंगे? पहले एक देंगे, एक इसको, एक इसको, एक इसको। आ रही है बात समझ में? 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब एक और इलेक्ट्रॉन शेष है तो फिर वो किसको जाएगा? 2px को जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितने हो गए? 2 हो गए और इन दोनों के पास एक एक। अगर 5 होते तो यहाँ जाता और 6 होते तो यहाँ जाता। 6 से ज्यादा भर भी नहीं सकते, 6 से ज्यादा होते भी नहीं है, तो ठीक है। तो इसका क्या हो गया? 2p4 में क्या हो जाएगा? 2px2 2py1 और 2pz1। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन का क्या हो गया? 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 और ओवरऑल 2p4, यानी p कक्षक में 4 है और 2p में भी अगर खोल के कोई हमसे पूछेगा तो 2px वाले में 2, 2py वाले में 1 और 2pz वाले में 1। अर्थात इस नियम से हमें ये पता लगा कि यदि समान 2 या 2 से अधिक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब भी उनका क्रम यही होता है कि पहले जो है निम्न ऊर्जा वाले में जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद उन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं एक और नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। क्वांटम संख्या अगर आपको समझ में आ गई तो ये नियम भी आपके समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम हम इस नियम को नाम देते हैं n+n। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। n+n की क्या, ठीक है। n+n नियम में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है, और n जो है वो है दिग्गशीय क्वांटम संख्या, ठीक है। अब देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि 2 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिस
कक्षक के लिए n प्लस l का मान न्यूनतम होगा। ठीक है, ये क्या कहता है, मान लीजिए मैं आपको दो कक्षक बताऊं, बिल्कुल ध्यान से इजी वे में समझना है। मैं आपको दो कक्षक बता रहा हूं, 4s एवं दूसरा कक्षक है आपका 3d, 4s एवं 3d। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है और ये दो कक्षक है, तो 4s में जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन पहले या 3d में जाएगा? अब आप ज्योतिष थोड़ी ध्यान बंद करिए और बता दिया कि इसमें जाएगा। इसके लिए हमें ये नियम दिया गया है और ये नियम कहता है कि भाई उस कक्षक में पहले जाएगा जिसके लिए n प्लस l का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, कम होगा। हम इन दोनों के लिए n प्लस l का मान निकालेंगे और जिसके लिए कम प्राप्त होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो सबसे पहले 4s के लिए निकालते हैं। 4s में आपको पता है 4 जो है यहाँ पर ये किसकी संख्या को दर्शाता है, n की संख्या को। देखिए 4s के लिए, ठीक है, 4s कक्षक, ठीक है, 4s कक्षक के लिए n इक्वल टू 4, तो n प्लस l कितना हो जाएगा, तो n निकालेंगे, n क्या होता है n माइनस 1, ठीक है, n क्या होता है n माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका n इक्वल टू 4 माइनस 1, ये हो गया आपका 4 में से तो 3, तो ये हो गया आपका 7, 4 प्लस n प्लस l, ठीक है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से इसका हो गया 3 प्लस, और इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए, और n प्लस l, तो n इसका 3 है, n निकालेंगे इसका 3 माइनस 1, n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका n प्लस l, n कितना आया 3, l कितना आया 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है। तो इसके लिए क्या है 7 है और इसके लिए क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो बताइए किसमें जाएगा, किसमें जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा। तो इसके लिए तो आया है 7, तो इसके लिए आया है 5, तो किसमें जाएगा, पहले 3d में जाएगा, किसमें जाएगा 3d में जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कोटेशन देखिए इस नियम का, दूसरा नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि दोनों कक्षकों में n प्लस l का मान बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होगा, n का मान क्या होगा, कम होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं आपके सामने दो कक्षक रखता हूँ, एक तो रखता हूँ 4p, ठीक है, और एक रखता हूँ 3d, 4p वे 3d, ठीक है। अब 4p वे 3d के लिए क्या करेंगे, देखिए n प्लस l का मान निकालेंगे, इसका मान n प्लस l का मान निकालेंगे, तो 4p के लिए तो प्राप्त होगा कितना, 4 प्लस 1 5, और इसका प्राप्त होगा वही 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। इसके लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि n का मान कम किसका है, तो n का मान यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, पहले कौन से में जाएगा, पहले इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, समझ में आ गया। तो n प्लस l नियम के अनुसार
यदि दो कक्षक हैं, दोनों कक्षकों में ऊर्जा भरनी है तो सॉरी इलेक्ट्रॉन भरना है, तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा जिसके लिए n+l का मान कम होता है, ठीक है। और यदि दोनों कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों कक्षकों में देखेंगे कि n का मान किसके लिए कम है, और जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, ठीक है। इवेंचुअली n का मान बाद वाली स्थिति के लिए कम होना चाहिए, और अगर दोनों का मान अलग अलग है n+l का, तो फिर कम वाली में हम इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, ठीक है। आगे का अपन अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ तक ये तीनों नियम याद होना चाहिए, ओम्को सिद्धांत, उसके बाद आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, उसके बाद हुड का बहुलकता का नियम, और उसके बाद n+l नियम। धन्यवाद।